हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर में। हम प्रीवियस क्लास में ये देख रहे थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो हमने देखा था रेडिएशन, ठीक है। दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक मीटियोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर। मीटियोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। मीटियोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। मीटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? रेडिएशन आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, विंड स्पीड आती है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। वहीं पे फिजिकल फैक्टर में हमने देखा था क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो क्वालिटी ऑफ वाटर आता है, साइज आता है, शेप आता है। साइज शेप किसका? वाटर बॉडी का। वाटर बॉडी का साइज और शेप। तो हमने रेडिएशन देख लिया था, है ना। हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर, सीधी सी बात है, इवेपोरेशन का टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली संबंध होता है ना। तो जो एयर होती है, एयर एंड वाटर टेम्परेचर आर लार्जली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? सोलर रेडिएशन पे, ठीक है। जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होगी सन की, वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। बट द रिस्पॉन्सेस ऑफ दीज टू सोलर रेडिएशन आर नॉट इन ट्रू, especially in water bodies with large depth। लार्ज डेप्थ, यदि लार्ज डेप्थ की वाटर बॉडी होगी तो वहाँ पे क्या होगा? रेडिएशंस और टेम्परेचर का इतना ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं होता है। देखते हैं, दिस इज बिकॉज अ पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन डीप वाटर। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी का जो एक भाग है वो कहीं बहुत गहरे वाटर में जाके स्टोर हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। वहीं अगर शैलो वाटर बॉडी है, उथला हुआ पानी है, ठीक है, तो वहाँ पे रेडिएशंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। रेडिएशंस डायरेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द saturation vapor pressure of water increases with increase in temperature of water। तो जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर हमने देखा था नेक्स्ट पिछली क्लास में कि सेचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, वैसे वैसे सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। एयर में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो मैंने बताया था आपको इसके पहले। तो एज द इवेपोरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेपर प्रेशर, इक्वल टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ वाटर एंड एयर मे नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, as the evaporation is a function of difference of these two vapor pressure। जो evaporation किस पे डिपेंड करता है? इन दो जो वेपर प्रेशर है, हमने देखा था कल, E इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में, E इज इक्वल टू सी ई एस माइनस ई एस ई ए। ये क्या था? सेचुरेशन वाला वेपर प्रेशर था, और ये क्या था? वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर या इनिशियल वेपर प्रेशर हम जिसको बोल देते हैं, या प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। तो इवेपोरेशन इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंस पे इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो as the evaporation is a function of difference of these two vapor pressure, equal temperature increase of water and air may not increase the rate of evaporation, ठीक है। since air temperature are readily available, evaporation is often compared with air temperature। however, जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन एयर टेम्परेचर अलोन।
इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ एयर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, हमने देखा है अभी। दस इट मे बी सीन दैट फॉर 2 months having the same mean temperature the mean evaporation is not the same। अगर 2 महीने तक हम देखें कि मीन टेम्परेचर सेम है पर वहाँ का मीन इवेपोरेशन सेम नहीं होगा। यदि हम बात करें कि टेम्परेचर से डायरेक्ट संबंध होता है इवेपोरेशन का, और हम ये ऑब्जर्व करें किसी 2 महीने में कि अगर वहाँ का मीन टेम्परेचर सेम है तो उन 2 महीने में भी इवेपोरेशन भी सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अभी हमने देखा था, ठीक है। तो in the case of deep water body for the same mean monthly temperature the evaporation in a later मतलब winter month is more than the earlier summer month, ठीक है। मतलब जो विंटर में जितना इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू समर में। फंडा क्लियर है? फंडा क्या है? सेचुरेशन वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है इन दोनों वेपर प्रेशर का वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, किसमें? विंटर में, ठीक है। सिंस अ पार्ट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द अर्लियर मंथ इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट लोअर डेप्थ एंड द हीट एनर्जी अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द लेटर मंथ मतलब समर की बात करें हम, दो द इनकमिंग हीट एनर्जी इज लेस, जो हीट एनर्जी आ रही है वो लेस है। एडिशनल हीट एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज फॉर इवेपोरेशन ऑफ अ विंटर मंथ एंड अ समर मंथ इन एन ईयर द मीन मंथली टेम्परेचर बीइंग सेम डिक्रीज एज द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी डिक्रीज, ठीक है। मतलब जो हमने देखा कि इवेपोरेशन का डायरेक्टली संबंध किससे होता है? इवेपोरेशन का डायरेक्ट संबंध होता है इस दोनों प्रेशर के डिफरेंस पे। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर डीप वाटर बॉडी है और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या एनर्जी जो रेडिएशंस ज़्यादा आ रही है तो जो अंडरग्राउंड वाटर है जो डीप है वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जो विंटर की बात करें वहाँ पे टेम्परेचर और समर की बात करें तो दोनों सीजन में हालांकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा समर में होता है, बट जो इवेपोरेशन हमारा वो डिपेंड किस पे करता है? हमारी ES माइनस EA पे। तो ES माइनस EA हमें कहाँ ज़्यादा मिलता है? हमें विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है उस समय ES, ठीक है। सेचुरेट होती है विंटर की जो एयर है, तभी तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो विंटर में जल्दी नहीं सूखते। क्यों? उसका रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि वाटर एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो सेचुरेशन मतलब नियर अबाउट सेचुरेशन है, मतलब उसमें और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है एयर में। एयर में विंटर सीजन में जो सेचुरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसमें और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ES जो होता है ES इस बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है। ES क्या होता है? बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है इसमें। जब ES बहुत ज़्यादा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? बात करते हैं विंड की। विंड की अगर बात करें तो विंड भी एक मेजर रोल प्ले करता है इवेपोरेशन को करवाने के लिए। इवेपोरेशन अगर रेट ज़्यादा, अगर विंड की जो इफ द
atmosphere above the water surface is still, it will soon get saturated with water vapor and the evaporation has to cease. ठीक है, अगर हवा नहीं चल रही है, यदि वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, इफ द एटमॉस्फेयर अबव द वाटर सरफेस इज स्टिल, इट विल सून गेट सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एंड द इवेपोरेशन हैज टू सीज. ये अपना जो वाटर की सरफेस है, और यदि विंड ब्लोइंग, जो विंड है, जो विंड चल रही है वाटर सरफेस के ऊपर, तो हीट एनर्जी तो आ रही है वहाँ डे टाइम में, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, बट ये सेचुरेट जल्दी हो जाएगी एयर. कब? जब ये वाटर, ये जो विंड है ये बहना बंद हो जाए, विंड वेव जो है वो चलना बंद हो जाए, तो यहाँ की एयर जल्दी सेचुरेट हो जाएगी. क्यों? इसका कारण, क्योंकि जब यहाँ पे सेचुरेशन आ जाएगा और अगर एयर ब्लो कर रही है, एयर बह रही है, विंड बह रही है, तो क्या होगा, दूसरी एयर आ जाएगी यहाँ पे, दूसरी एयर आ जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल को सेचुरेट करने में इसके मॉलिक्यूल खर्च होंगे. तो सेचुरेशन कहाँ आ पाएगा जल्दी? जब एयर अगर बहते रहेगी, सेचुरेशन हुआ, वो चली गई आगे, फिर दूसरी एयर के मॉलिक्यूल आ गए, वो सेचुरेट हुए, वो आगे चले गए बह के, फिर आए एयर मॉलिक्यूल, तो ये उसको सेचुरेट करते रहेगी. तो यहाँ कहने का मतलब ये, यदि विंड नहीं चल रही है तो क्या होगा, सेचुरेशन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एयर हट नहीं रही वहाँ की, वहाँ तो सेचुरेट हो गया पहले से ऑलरेडी. बट बिकॉज ऑफ wind the water vapor is removed from time to time and fresh air capable of holding more vapor is brought over. Therefore high wind velocity may cause higher evaporation. अगर हाई विंड वेलोसिटी है तो यहाँ से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा. अगर विंड रोक दिया जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि सेचुरेशन आ जाएगा, यहाँ पे सेचुरेशन आ जाएगा ना. अगर विंड को ब्लो करवाएं तो सेचुरेशन नहीं आ पाएगा, लेट आएगा, और यदि और तेजी से विंड ब्लो करवाएं तो यहाँ से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. When the wind velocity is great enough to remove all the vapor as it is formed, a further increase in velocity will not increase evaporation appreciably. यदि एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की कि इवेपोरेशन इस रेट तक अगर विंड हम ब्लो कर रहे हैं तो उस रेट तक इवेपोरेशन होगा. व्हेन द विंड वेलोसिटी इज ग्रेटर इनफ to remove all the vapor as it is formed, a further increase in velocity will not increase evaporation appreciably. हम विंड की स्पीड बढ़ा रहे हैं, इवेपोरेशन बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ा दिए और इवेपोरेशन बढ़ गया. बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हम उसके बाद अगर विंड की स्पीड और बढ़ा दें तो इवेपोरेशन रेट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितना बढ़ना चाहिए. ठीक है, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, इवेपोरेशन की भी एक लिमिट है. दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन विंड स्पीड एंड इवेपोरेशन होल्ड्स गुड ओनली टू अ सर्टेन वैल्यू एंड बियॉन्ड विंड स्पीड द इवेपोरेशन होल्ड गुड ओनली अ सर्टेन वैल्यू एंड बियॉन्ड दिस क्रिटिकल वेलोसिटी नो इंक्रीज इन इवेपोरेशन मे बी नोटिस्ड. ठीक है, तो इतना समझ में आया. दिस क्रिटिकल विंड स्पीड विल वेरी विथ अदर कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन. विंड वेलोसिटी विल इन्फ्लुएंस evaporation rate only when wind movement is turbulent, since vapor removed is affected by turbulent diffusion and spreading. अगर विंड स्पीड, यदि विंड जो ब्लो हो रही है वो टर्बुलेंट है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, टर्बुलेंस,
तो ज़्यादा होगा इवेपोरेशन. इफ द मूवमेंट इज लैमिनर it is not likely to have any significant effect in the case of large water surface. ठीक है. Wind velocity observation are made at considerable heights from ground surface, and it is the velocity at ground level that influence moisture removed और moisture removal. ठीक है. एक सर्टेन ग्राउंड लेवल से एक कुछ हाइट पे ही हम विंड वेलोसिटी देखेंगे, और सही भी बात है, ग्राउंड से कुछ ऊपर ही विंड की वेलोसिटी एक एप्रिशिएबल वेलोसिटी मिलती है हमें. ग्राउंड के जो टच में विंड वेलोसिटी हमें नहीं मिलेगी कोई खास. ठीक है. ग्राउंड से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही विंड वेलोसिटी मेजर करनी चाहिए. ठीक है. तो द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवेपोरेशन may be more pronounced over large bodies of water than over small areas. ठीक है. लार्ज वाटर बॉडीज पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन रेट. इन द केस ऑफ स्मॉल इवेपोरेशन pans, a slight increase in wind velocity may be sufficient to remove the water vapor as fast as it formed. Large water body like lake and reservoirs may require large velocities. मतलब यदि छोटा हमारे पास रिजर्वायर है, छोटी वेलोसिटी छोटा रिजर्वायर है, पॉन्ड है, जैसे लेक है ना, तो हमको लार्ज वाटर बॉडीज़ में हमें वेलोसिटी की जो वाटर एयर की जो वेलोसिटी है, जो चेंजेस ऑफ एयर वेलोसिटी है, वो ज़्यादा रखना पड़ेगा हमें, तभी इवेपोरेशन में फ़र्क आएगा. और अगर हमारे पास स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं तो स्लाइड चेंज विंड वेलोसिटी में स्लाइड चेंज ही हमें इवेपोरेशन में चेंजेस देखने को मिल जाएगा. यदि स्लाइड चेंज करेंगे हम विंड वेलोसिटी में, तो इवेपोरेशन में भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा स्मॉल वाटर बॉडी में. ठीक है. ये तो हो गई हमारी विंड वेलोसिटी की बात. तो यहाँ पे विंड न लिख के हम विंड जो हेडिंग हमारी रहेगी, विंड न लिख के हम पूरा इसको विंड वेलोसिटी कर लीजिएगा. ठीक है. पूरा इसको विंड वेलोसिटी के हेड में लिखिएगा. इसके बाद क्या आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हमने पहले भी कर चुका है. वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स सेचुरेशन वेपर प्रेशर है ना, या पार्शियल वेपर प्रेशर. द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीज विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीज विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दस इंक्रीज द वेपर प्रेशर डेफिशिट. जो वेपर प्रेशर डेफिशिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ES माइनस EA. ये जो डिफरेंस है इसको बढ़ा देता है कौन? कौन बढ़ा देता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम डिक्रीज करते हैं. ठीक है. द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ एयर क्या कर देता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देता है, जिससे क्या इंक्रीज हो जाता है? वेपर प्रेशर डेफिशिट.
सिंपल है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसको बोलते हैं? जो वातावरण में जो एयर है, अगर हम खड़े हैं और हमारे सर के ऊपर एयर कॉलम है एक, तो वो एयर कॉलम जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, एयर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये गैस का एक कॉलम बनता है हमारे सर के ऊपर, ठीक है। तो वो हमें दबाती है, तो उसके कारण हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, या किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे कम कर दें तो क्या होगा? अगर ये कम कर दें, लेस कर दें, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से जो ऊपर उठ रही है वेपर वो बढ़ जाएगी, मोर। आ रहा है समझ में फंडा? अगर हम जो हम दबा के रखा है, ढक्कन लगा हुआ है प्रेशर से, अगर हम इसको कम कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें, तो क्या होगा? वेपोराइजेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता जाता है? धीरे धीरे कम होते जाता है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज नॉट ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट ऑल्सो द टेम्परेचर डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम नहीं करता बल्कि टेम्परेचर भी कम होते जाता है। दस द इंक्रीज इन इवेपोरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मे बी मल्टीप्लाइड बाई द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। हाई एल्टीट्यूड में हम गए, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज नॉट ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे कम होगा, बट जो टेम्परेचर है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एज द लैटिट्यूड इंक्रीज नॉट ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट ऑल्सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। दस द इंक्रीज इन इवेपोरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी नलीफाई बाय द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन टेम्परेचर। हमने देखा था इसके पहले, टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कम है, हमने देखा था विंटर में क्या होता है? इवेपोरेशन रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे। और जो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट फिर भी इवेपोरेशन रेट कम होता है। तो फंडा समझ में आ रहा है? ये फंडा है टोटल। देयरफॉर इट मे बी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलोन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकेले से हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इवेपोरेशन रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी एक पैरामीटर इंक्लूड हो रहा है इस पर। हम जब हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो रहा है, बट एल्टीट्यूड कम हो रहा है और टेम्परेचर कैसा हो रहा है? टेम्परेचर भी कम हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। कुछ डिस्टेंस तक बढ़ता है, उसके बाद फिर कम होता है टेम्परेचर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होते जाता है। कुछ डिस्टेंस तक कम होता है फिर बढ़ने लग जाता है ना। तो ये हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात। और कोई डाउट अगर आ रहा होगा आपके मन में तो बताइएगा, ठीक है।